हेलो स्टूडेंट्स, गौरव स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल करें और वीडियो पूरे एंड तक देखें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तिलचट्टा का श्वसन तंत्र। तिलचट्टा का श्वसन तंत्र, इसके पिछले वाले वीडियोज में हमने आहार नल और परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ा था दोस्तों। यानी कि केचुआ की आंतरिक आकृति में आहार नाल और परिसंचरण तंत्र हमने पिछले वाले वीडियोज में पढ़ी थी। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं तिलचट्टा का श्वसन तंत्र। आज का हमारा टॉपिक है। तो तिलचट्टा का श्वसन तंत्र शाखित श्वास नालों के जाल का बना होता है। तिलचट्टा का जो श्वसन तंत्र होता है वह शाखित श्वास नालों के, यानी कि ट्रैकिया, श्वास नली मतलब ट्रैकिया के जाल का बना होता है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। श्वास नाल श्वास छिद्रों द्वारा खुलती है। हवा 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है। जो हवा होती है दोस्तों, वह 10 जोड़ी श्वास छिद्रों द्वारा अंदर प्रवेश करती है, जो कि शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होती है। शरीर की पार्श्व सतह पर व्यवस्थित होते हैं। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती है। श्वास नाल पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती है। यह हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। जो श्वास नाल होती है, हवा को श्वास नलिकाओं द्वारा शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियमित होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। यानी सिंपल में समझे तो दोस्तों, जो श्वास नाल होती है वह पुनः विभाजित होकर श्वास नलिकाएं बनाती है, और यही श्वास नलिकाएं द्वारा हवा को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है। श्वास छिद्रों का खुलना अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होता है। श्वास छिद्रों का खुलना बंद होना अवरोधनी द्वारा नियंत्रित होती है। श्वास नलिकाओं पर गैसों का आदान प्रदान विसरण विधि द्वारा होता है। दोस्तों, श्वास नलिकाओं पर जो गैसों का आदान प्रदान होता है वह विसरण विधि द्वारा। अगर आप विसरण विधि के बारे में नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिखिए दोस्तों, नहीं जानते हैं, मैं उसका अलग से वीडियोज बना दूंगा। तो श्वास नलिकाओं पर गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है। तो दोस्तों, तिलचट्टा का श्वसन तंत्र कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारा अगला टॉपिक है तिलचट्टा का उत्सर्जन तंत्र। तिलचट्टा का उत्सर्जन तंत्र, चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तिलचट्टा में उत्सर्जन मैलपिग्गी नलिकाओं द्वारा होता है। तिलचट्टे में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है दोस्तों? मैलपिग्गी नलिकाओं द्वारा होता है, याद रखिएगा। तिलचट्टे में उत्सर्जन मैलपिग्गी नलिकाओं द्वारा होता है। दोस्तों, मैलपिग्गी नलिकाएं क्या है, इसके बारे में हमने पिछले वाले वीडियोज में पढ़ चुके थे। जब हम आहार नाल पढ़ रहे थे दोस्तों, तो मैलपिग्गी नलिकाओं के बारे में भी पढ़ा था। अगर आप पिछले वाले वीडियोज नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, आप जरूर देख लीजिएगा दोस्तों, तभी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ऐसे हम बता देते हैं दोस्तों, मैलपिग्गी नलिकाएं क्या है। मैलपिग्गी नलिकाएं क्या है, इसका आंसर है दोस्तों कि जब पश्चांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर, पश्चांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर 100 से 150 पीली रंग की नलिकाएं पाई जाती है। 100 से 150 पीली रंग की नलिकाएं पाई जाती है, जिसे मैलपिग्गी नलिकाएं कहते हैं। समझ में आए दोस्तों? पश्चांत्र व मध्यांत्र के संधि स्थल पर 100 से 150 पीली रंग की नलिकाएं पाई जाती है, जिसे मैलपिग्गी नलिकाएं कहते हैं। ये उत्सर्जन में सहायता करती हैं, ये उत्सर्जन करती है, ऐसे हमने बताया था दोस्तों जब हम आहार नाल पढ़ रहे थे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा आस्तरित रहती है। यानी कि दोस्तों, मैलपिग्गी नलिकाओं में जो 100 से 150 नलिकाएं होती हैं, वह प्रत्येक नलिका पर ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला का अस्तर पाया जाता है। प्रत्येक नलिका पर ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला का अस्तर पाया जाता है। समझ में आए दोस्तों? यानी कि प्रत्येक नलिका ग्रंथिल एवं रोम युक्त उपकला द्वारा अस्तरित रहती है। आगे पढ़ते हैं। ये नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करके उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। यानी कि दोस्तों, सिंपल में समझे तो जो मैलपिग्गी नलिकाओं की जो नलिका होती है, 100 से 150 नलिका होती है दोस्तों। प्रत्येक नलिका
प्रत्येक नलिका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों का अवशोषण करती है और उन्हें जैव रासायनिक क्रिया द्वारा यूरिक अम्ल में बदल देती है, यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है। समझ में आए दोस्तों? प्रत्येक नलिका नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को अवशोषण करके यूरिक अम्ल में बदल देती है, परिवर्तित कर देती है। यही यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। यानी कि दोस्तों जो यूरिक अम्ल बनती है, यानी कि जो नलिकाएं होती हैं वो यूरिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है नाइट्रोजनी पदार्थ को, है ना दोस्तों। तो ये यूरिक अम्ल पश्चांत्र द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। पश्चांत्र यानी कि हमने पढ़ाया था पिछले वाले वीडियोज में, यानी कि आहार नाल जब हम पढ़ रहे थे तो पश्चांत्र के बारे में पढ़ा था। पश्चांत्र को 3 भागों में बांटा गया था दोस्तों, जो था क्षुदांत्र, बृहदांत्र एवं मलाशय। तो मलाशय के द्वारा यूरिक अम्ल को मलाशय के द्वारा उत्सर्जित कर दिया जाता है। अतः यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्गी कहलाता है। इस उत्सर्जन को क्या कहते हैं दोस्तों? यह कीट यूरिकाम्ल उत्सर्गी कहलाता है, याद रखिएगा। इनके साथ साथ बसापिंड, ब्रिकाणु, उपत्वचा और यूरोकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। यानी कि मैल्पिगी नलिकाओं के साथ साथ बसापिंड, ब्रिकाणु, उपत्वचा और यूरोकोस ग्रंथियां भी उत्सर्जन में सहायक होती है। तो उत्सर्जन तंत्र भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। तिलचट्टा में तंत्रिका तंत्र एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। तिलचट्टा में जो तंत्रिका तंत्र होती है वह श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है, याद रखिएगा दोस्तों, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है, जो अधर तल पर युग्मित अनुदैर्ध्य संयोजक से जुड़ी रहती है। 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 उदर में स्थित होती है। यानी कि दोस्तों जो तंत्रिका तंत्र होती है वह एक श्रेणीबद्ध खंडीय व्यवस्थित गुच्छिकाओं का बना होता है। यही 3 गुच्छिकाएं वक्ष में और 6 गुच्छिकाएं उदर में स्थित होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तिलचट्टा का जो तंत्रिका तंत्र होती है, तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैली रहती है। तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैली रहती है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा रहता है। सिर में तंत्रिका तंत्र थोड़ा सा ही रहता है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा ही हिस्सा रहता है सिर में, याद रखिएगा। जबकि बाकी का हिस्सा शरीर के दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। सिर में थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र पाई जाती है, बाकी जितने भी तंत्रिका तंत्र है वो शरीर के दूसरे भागों में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, दूसरे भागों के अधर तल में उपस्थित रहता है। यही कारण है कि तिलचट्टा का सिर कट जाने पर भी वह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। समझ में आए दोस्तों? तिलचट्टा का सिर कट जाने पर भी वह 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि तिलचट्टा का सिर कट जाने पर भी वह 1 सप्ताह तक जीवित कैसे रह सकता है? तो आप जवाब में क्या देंगे दोस्तों? तिलचट्टा का सिर कट जाने पर भी वह 1 सप्ताह तक जीवित इसलिए रह सकता है क्योंकि तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में फैला रहता है। उसके सिर में सिर्फ थोड़ा सा तंत्रिका तंत्र पाई जाती है। सिर में तंत्रिका तंत्र का थोड़ा सा हिस्सा ही पाया जाता है, बाकी का हिस्सा शरीर के दूसरे भागों में पाई जाती है। इसलिए तिलचट्टा का सिर कट जाने पर भी 1 सप्ताह तक जीवित रह सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने तिलचट्टा का श्वसन तंत्र, तिलचट्टा का उत्सर्जन तंत्र और तिलचट्टा का तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आज बस इतना ही दोस्तों, अगले वीडियोज में हम तिलचट्टा का प्रजनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आपको कुछ पूछना है दोस्तों तो तुरंत कमेंट कीजिए, 24 घंटे में आपको रिप्लाई मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियोज में दोस्तों प्रजनन तंत्र के साथ।